डेफिनेशन लिखिए। मॉलिक्यूल विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूल विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, molecules with the same molecular formula, same structural formula. Molecules with the same molecular formula, same structural formula, nearly same physical and chemical property, nearly same physical and chemical properties, nearly same physical and chemical properties, nearly same physical and chemical properties, but differ in the nature of the rotation of plane polarized light, but differ in the nature of rotation of plane polarized light, but differ in the nature of rotation of plane polarized light, are called optical isomers, are called optical isomers, are called optical isomers. देखो बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर भी स्टीरियो आइसोमर है। ज्यादा प्रेसाइसली बोला जाए तो ये कन्फिग्रेशनल आइसोमर हम लोग पढ़ रहे हैं। डिफर्स इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन अ 3D स्पेस, और ये डिफरेंस जो आएगा एटम और ग्रुप इन अ 3D स्पेस, उसके कारण ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अब डिफरेंट नेचर से रोटेट करेगा। नेचर ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट में अंतर रखने वाला ऑप्टिकल आइसोमर कहलाता है। हम लोग कारण देखेंगे कि कुछ मॉलिक्यूल ऑप्टिकल रोटेशन शो करता है, कुछ मॉलिक्यूल ऑप्टिकल रोटेशन शो नहीं करता। उसके पीछे क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है। मॉलिक्यूल सामने दिया जाएगा, पहचानना पड़ेगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। इस टॉपिक में कुछ टर्म्स सुनने में इट साउंड सेम, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, दोनों कितना करीब है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करना दो अलग अलग बातें हैं। आइसोमेरिज्म शो करना मतलब क्या, ये मॉलिक्यूल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मतलब इस मॉलिक्यूल का जरूर एक और फॉर्म विद द सेम मॉलिक्यूलर वेट एग्जिस्ट करता है, कम से कम एक, जो उसका आइसोमर कहला सकता है। उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करना। विल इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का एक कम से कम और एग्जिस्ट करना चाहिए जो उससे ज्योमेट्री में अंतर रखना चाहिए, उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना। उसी को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना। किसे कहेंगे कि जरूर एक मॉलिक्यूल का एक न एक फॉर्म एग्जिस्ट करता है जो नेचर ऑफ रोटेशन में इससे अंतर रखता है, उसे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर कहेंगे। क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर कहने के पीछे कारण जो रीजन है, ऑप्टिकल आइसोमर किसे कहते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ईच अदर। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो स्टीरियो आइसोमर कभी हो ही नहीं सकता। ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे। सब कुछ सेम है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी लगभग सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं। एग्जैक्टली सेम हो जाएगा तो फिर आइसोमर कैसे कहलाएगा। लगभग सेम है, बॉइलिंग पॉइंट में कोई खास अंतर नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट में कोई खास अंतर नहीं है। एक मेजर अंतर जो शो करता है, इट डिफर्स इन द नेचर ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। Such kind of isomers will be called as optical isomers. Now, एक normal source of light scatters in all direction. Normal source of light scatters in all possible plane. बल्ब हो गया नॉर्मल, हर डायरेक्शन में लाइट वेव्स स्कैटर करते हैं। ये लाइट को जब हम लोग पास करते हैं एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रिज्म विच इज कॉल्ड एज निकोल्स प्रिज्म, जब इसे निकोल्स प्रिज्म से पास किया जाता है तो जो लाइट बाहर निकल के आता है, इट हैज ओनली वन स्कैटरिंग प्लेन, सिंगल स्कैटरिंग प्लेन।
और ऐसे लाइट को ही हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको हम इन शॉर्ट पीपीएल से डिनोट करेंगे हर जगह। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब किसी कंटेनर, ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट कंटेनर, ग्लास कंटेनर कंटेनिंग ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन से पास किया जाता है, तो जो लाइट बाहर निकल के आता है, या तो वो लाइट राइट तरफ बेंड हुआ रहता है या वो लाइट लेफ्ट तरफ बेंड हुआ रहता है, उसका स्कैटरिंग प्लेन। कितने एंगल से बेंड किया, तो जो ओरिजिनल स्थिति था उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते। दिस विल बी कॉल्ड एज थीटा ऑब्जर्व, दिस विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज थीटा ऑब्जर्व। लेफ्ट साइड कितना, राइट साइड कितना। राइट साइड जो थीटा मेजर करेंगे वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, लेफ्ट साइड जो थीटा मेजर करेंगे वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। अगर सब्सटेंस ने राइट साइड बेंड किया तो वो सब्सटेंस कहलाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, और जो लेफ्ट तरफ बेंड किया वो कहलाएगा लीवो रोटेटरी सब्सटेंस, और जो बेंड नहीं किया वो ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस नेवर रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, बट ऑल ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस डेफिनेटली रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये बेंड करता है, रोटेशन बेंड करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, चाहे वो लेफ्ट तरफ बेंड करे या राइट तरफ बेंड करे। राइट तरफ बेंड किया तो पॉजिटिव साइन के साथ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट तरफ बेंड किया तो नेगेटिव साइन के साथ लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस के नाम के आगे स्मॉल डी लगा देंगे या उसके नाम के आगे ब्रैकेट में प्लस लिख देंगे। अगर कोई लीवो रोटेटरी सब्सटेंस है उसके नाम के आगे या तो स्मॉल एल लगा दिया जाता है या नाम के आगे ब्रैकेट में नेगेटिव लगा दिया जाता है। स्मॉल एल या नेगेटिव से हम लोग समझ जाते हैं कि लीवो रोटेटरी है, या स्मॉल डी पॉजिटिव से हम लोग समझ जाते हैं कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ऑल ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस डेफिनेटली बेंड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये पूरा का पूरा सेटअप, ये बल्ब से लेकर तुम्हारे आंख तक जिससे तुम देख रहे हो, एक एंड में बल्ब जलता है और एक एंड से हम लोग व्यू करते हैं, वो पूरे सिस्टम को बोला जाता है पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर नेचर या रोटेशन को मेजर किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ apparatus कॉल्ड पोलैरीमीटर। और जिस ट्यूब के अंदर ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस लिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं पोलैरीमीटर ट्यूब। एक्वस सोल्यूशन लिया नाउ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस इन नेचर ऑफ रोटेशन? डिफरेंस इन नेचर ऑफ रोटेशन का मतलब होता है आइदर दे डिफर इन मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन और दे डिफर इन साइन ऑफ रोटेशन। नेचर ऑफ रोटेशन में अंतर रखना दो बातें हो सकती, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन में अंतर रखा, मान ले दो कंपाउंड है ए और बी, ए और बी स्टीरियो आइसोमर है, ए और बी दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, मान लो ए और बी ऑप्टिकल आइसोमर है, तो ए और बी में एक अंतर जरूर होगा। या तो हो सकता है कि ए रोटेट किया +10 डिग्री तो बी रोटेट किया +20 डिग्री, मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन। यह भी हो सकता है कि ए रोटेट किया +10 डिग्री तो बी रोटेट किया -10 डिग्री, मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन सेम है लेकिन नेचर ऑफ रोटेशन अलग अलग है, साइन ऑफ रोटेशन अलग अलग है। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो एक लीवो रोटेटरी है। तो नेचर ऑफ रोटेशन में अंतर रखने का मतलब या तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन में अंतर रखें या तो वो साइन ऑफ रोटेशन में अंतर रखें, उसी को नेचर ऑफ रोटेशन में हम लोग अंतर कहते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर डिफर्स इन द नेचर ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, आइदर दे डिफर इन द मैग्नीट्यूड और दे डिफर इन द साइन। किसी एक चीज में अंतर को हम लोग डिफरेंस इन द नेचर ऑफ रोटेशन बोलेंगे एंड दे विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर।
अब इस apparatus से रिलेटेड एक छोटा सा इंपॉर्टेंट बात भी ध्यान में रखना। वो बात बताने के पहले हम तुमको एक चीज बता रहे कि जैसा कि ये पूरा का पूरा एक लंबा सा ट्यूब में एक पूरा असेंबल्ड रहता है चीज, पोलैरिमीटर इस तरह से हम लोग देखते हैं, और यहां पर एंड पे बल्ब रहता है, बीच में कहीं तो हम लोग सोल्यूशन पुट करते हैं। लाइट ऑन किए, जैसे ही लाइट ऑन किए यहां का बल्ब जला, वो सोल्यूशन से पास होते हुए आपके आंखों तक आया, एक स्लिट से वो लाइट गुजरता है। हम लोग जब देखते हैं तो एक पतला सा लाइन दिखता है लाइट का, ऐसा कुछ लाइन दिखता है लाइट का। वो लाइट ऐसा भी दिख सकता है, बेंड होता हुआ, माने हम लोग को लाइट दिख रहा है। जैसे ही ऑन किए हम लोग को लाइट दिखा, और यहीं पर रहता है एक नॉब जिसको हम लोग घुमाकर लाइट के साथ मैच कराते हैं, और नॉब के ऊपर देख लेते हैं कि कितना एंगल से घुमा, ताकि नॉब कैलिब्रेटेड रहता है। सीधे मैच करा के बता देते हैं हम लोग कि कितना डिग्री हम लोग राइट घुमाए, कितना डिग्री हम लोग लेफ्ट घुमाए, और इसी तरीके से बड़ा आसानी से हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन मेजर कर लेते हैं उस पोलैरिमीटर ट्यूब से। मान लो एक सोल्यूशन लिया गया, लाइट ऑन हुआ, लाइट ऑन हुआ तो मेरे को लाइट ऐसा दिखा। क्या आपको लाइट घूमता हुआ नजर आएगा? जैसे ही दबाए फट से लाइट आपको दिख गया, लाइट मेरे को दिखा ऐसा। अब कौन जानता है कि ये 60 डिग्री राइट घूम के आया है कि 360 डिग्री उल्टा घूम के आया है? क्योंकि लाइट का जो हम लोग को व्यू मिल रहा है वैसा थोड़ी कि धीरे धीरे घूमता हुआ दिख रहा है, वो तो ऑन किया और लाइट मिला। समझ में आ रहा मेरा बात? सो लाइट जो हम लोग को मिलता है वो रोटेट होता हुआ तो नजर नहीं आता कि हम लोग प्रेडिक्ट कर दें कि सब्सटेंस जो अंदर है वो डेक्स्ट्रो है कि लीवो है। पहला रीडिंग से ये क्लियर नहीं होता कि सब्सटेंस इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी और अ लीवो रोटेटरी। मिनिमम 2 रीडिंग्स आर रिक्वायर्ड टू डिसाइड और जज whether the substance is a dextrorotatory or a levorotatory। वो कैसे? हम लोग इसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी बनाएंगे बिल्कुल लास्ट में इस टॉपिक का, अभी जरूरत नहीं है। लेकिन हम अभी के लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको हम दे दें कि थीटा ऑब्जर्व जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी होता है, कॉन्सेंट्रेशन। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप पोलैरिमीटर ट्यूब में जितने ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल लोगे, हर मॉलिक्यूल लाइट को बेंड करता है, तो नेट रोटेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज। यहां कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का तो आपको बेंडिंग बढ़ा हुआ नजर आएगा। ऑब्जर्व्ड रोटेशन का मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। मान लो तुमको हम ये इंफॉर्मेशन अभी दे दी, तो एक रीडिंग लिए C1 कंसेंट्रेशन लेकर, लेकिन उससे तुमको पता नहीं चला कि ये ऐसे घूम के आया है कि ये पूरा का पूरा लाइट 300 डिग्री से घूम के उल्टा आया। समझ में आ रहा है? लेकिन बाई चांस हम कंसंट्रेशन मान लो बढ़ा के दूसरा रीडिंग लिए, कंसंट्रेशन को क्या कर दिए अंदर C1 से C2, बढ़ा के हम जब दूसरा रीडिंग लिए तो मेरे को ऐसा लाइट दिखा। अब क्या हुआ? क्या अब आप बता सकते हो कि सब्सटेंस जो था वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी था कि लीवोरोटेटरी था? तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन बढ़ना चाहिए। तो ये 60 से घट के 40 नहीं आया है, ये 300 से बढ़ के 320 हुआ है। बात समझ में आ रहा है? जब हम लोग पहला रीडिंग लिए तो लाइट ऐसा नजर आया, जब हम कंसंट्रेशन अंदर का बढ़ा के जब दूसरा रीडिंग लिए तो लाइट मेरे को ऐसा नजर आया। तो दो बातें हो सकती है कि यहां से 60 था तो घट के 20 हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाने से हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन बढ़ता है। तो जरूर ये 300 डिग्री रोटेट किया था पहले, और अब ये रोटेट मारा 320। समझ में आ रहा बात? हेंस द सब्सटेंस विल बी लीवोरोटेटरी सब्सटेंस। समझ में आ रहा है? अगर मेरे को लाइट अगर ऐसे नजर आया होता, पहला रीडिंग ये दूसरा रीडिंग ये, तो ये डेक्स्ट्रो हो जाता। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन 60 से बढ़कर हो सकता है 80 हो गया है। क्लियर? एक लाइन लिख लो, मिनिमम 2 रीडिंग्स आर रिक्वायर्ड। मिनिमम 2 रीडिंग्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टॉपिक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से।
इसलिए बड़ा आराम से इसमें चलना है, एक एक टर्म का क्लियर कट मीनिंग समझना है। मिनिमम 2 रीडिंग्स आर रिक्वायर्ड टू प्रेडिक्ट वेदर द सब्सटेंस इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी। Minimum 2 readings are required for a substance to. Minimum 2 readings are required to predict whether the substance is a dextrorotatory or levorotatory. Cause of optical activity. Cause of optical activity. देखो, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मॉलिक्यूल से पास कर रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हो या इन जनरल कोई भी मॉलिक्यूल तुम मान के चलो। मॉलिक्यूल में तरह तरह के ग्रुप्स लगे होते, हाइड्रोजन होता, OH होता, Cl होता, तरह तरह के ग्रुप्स रहता, मिथाइल होता है। लाइट हर ग्रुप के साथ टकरा कर डिफ्रैक्ट होता है। डिफ्रैक्ट मतलब बेंडिंग ऑफ द लाइट। हर एटम और हर ग्रुप जो मॉलिक्यूल में मौजूद है वो सारे के सारे उस लाइट को बेंड करते हैं। ये अलग बात है कि रिजल्टिंग इफेक्ट 0 हो जाए तो हम लोग बोल देते हैं कि सब्सटेंस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, और रिजल्टिंग इफेक्ट अगर 0 नहीं हुआ देन द सब्सटेंस विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव। इन जनरल किसी भी मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन, किसी भी कंपाउंड का सॉल्यूशन से जब लाइट पास करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हर एटम और हर ग्रुप जो उसमें मौजूद है सब के सब उस लाइट को बेंड करते हैं। डिफ्रैक्शन होता है, अलग अलग ग्रुप के साथ टकराएगा तो अलग अलग बेंडिंग ऑब्जर्व आएगा। Cl के साथ टकराया तो एक अलग बेंडिंग आया, मिथाइल के साथ टकराया तो अलग बेंडिंग आया। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि जो लाइट एमर्ज करके बाहर आता है, अगर रिजल्टिंग इफेक्ट अगर कैंसल हो गया तो हम लोग बोल देते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, और रिजल्टिंग इफेक्ट अगर 0 नहीं हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव। बात समझ में आ रहा? तो तुरंत हमारे दिमाग में चीज आता है सिमेट्री का, कि जैसे मान लो कि ऐसे कुछ अरेंजमेंट है 2 मिथाइल का। मान लो एक मॉलिक्यूल में 2 मिथाइल लगा हुआ है, एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल इधर, और बिल्कुल ऐसे एक इक्वल एंगल में, मतलब बाइसेक्ट परपेंडिकुलर से इक्वल एंगल के दूरी पे मान लो दोनों के दोनों मौजूद है। तो ऑब्वियसली ये मिथाइल जितना बेंड करेगा उतना ही बेंड ये मिथाइल भी करेगा। या अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, हटा मिथाइल, मॉलिक्यूल को 2 भाग में देख, ये भाग और ये भाग बिल्कुल बराबर है। लाइट इधर से टकराया तो कुछ बेंड किया, लाइट इधर से टकराया तो कुछ बेंड किया, दोनों सिमेट्रिकल थे, इक्वल बेंडिंग किए, इक्वल बेंडिंग किया, हो सकता है कि रिजल्टेंट इफेक्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तो जनरली ये पाया जाता है कि जिस मॉलिक्यूल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, सिमेट्री के कारण। सिमेट्री आ गया मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, और उससे हम लोग ये लॉजिक लगाते हैं कि आधा पार्ट मॉलिक्यूल का जो इफेक्ट था, बाकी आधा पार्ट वो क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। देयरफॉर द रिजल्टेंट मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है, एक तरफ Cl लगा हुआ है, भले दोनों के बीच का एंगल बिल्कुल बराबर है वर्टिकल से, मिथाइल का बेंडिंग और Cl का बेंडिंग दोनों अलग अलग होगा, बिकॉज दे आर 2 डिफरेंट ग्रुप्स, 2 डिफरेंट एटम्स। द रिजल्टिंग इफेक्ट मे नॉट गेट कैंसल्ड। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आर मे बी ऑप्टिकली एक्टिव। जिसमें सिमेट्री नहीं है तो वहां पर रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा, कैंसल नहीं होगा। कैंसल नहीं होगा तो हम लोग को थीटा ऑफ जेड का वैल्यू आएगा और हम लोग बोल देंगे कि मॉलिक्यूल जो होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझ में आ रहा? नोट करो, फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव,
For a molecule to be optically active, for a molecule to be optically active, for a molecule to be optically active, it should be chiral. CHIRAL. For a molecule to be optically active, it should be chiral. For a molecule to be optically active, it should be chiral. Chiral होना जरूरी है. हम लोग देखेंगे chiral क्या होता है. सिमेट्री से रिलेटेड वर्ड है. ऑब्वियसली अनसिमेट्रिक को ही हम लोग chiral कहेंगे. For a molecule to be optically active, it should be chiral. Now, what is chiral का actual definition? नोट करो. Those object, हम तो सीधे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. जैसे chiral मॉलिक्यूल होता है वैसे chiral ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. Those object whose mirror image, those object whose mirror image, those object whose mirror image does not superimpose on the original, those object whose mirror image does not superimpose on the original form, those object whose mirror image does not superimpose, those object whose mirror image does not superimpose on the original form are called chiral, are called chiral, are called chiral. यहीं पे लिख लो. If the mirror image can superimpose, then it will be called as achiral. If the mirror image can superimpose, if the mirror image can superimpose, if the mirror image can superimpose, then it is called achiral. Chiral के पहले a लगा दे. ACHIRAL. If the mirror image superimpose on it, then it will be called as achiral. Achiral are always optically inactive. Achiral molecules are always optically inactive. जैसे सुपर इम्पोज का मतलब सीधा सीधा है. ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर हम मिरर लगाए तो बिल्कुल ये इसका मिरर इमेज मिला. मिरर इमेज को उठाओ और उसके ऊपर ऐसे रखो. अगर हर ग्रुप आइडेंटिकल के ऊपर आ जाता, आइडेंटिकल फिंगर पे टकरा जाता, तो हम बोलते सुपर इम्पोज हो गया. लेकिन ये कंडीशन सुपर इम्पोज वाला नहीं है. इसे बोलेंगे सुपर इम्पोज नहीं किया. समझ में आ रहा है. लेकिन अगर इसी इमेज को अगर हम उल्टा करके अगर इसके ऊपर रखते तो सारे आइडेंटिकल फिंगर एक दूसरे के ऊपर आ जाता और इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे सुपर इम्पोज कर गया. ये हाथ का मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर गया. आप इमेज को कैसे भी उलट पलट के इसके ऊपर रखो, सुपर इम्पोज कर गया मतलब अकाइरल, सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है मतलब कि काइरल. सुपर इम्पोज करना मतलब आइडेंटिकल ग्रुप एक दूसरे के ऊपर एक, और हर जगह होना चाहिए. एक जगह भी डिफरेंस रह गया तो हम लोग बोलेंगे वो सुपर इम्पोज नहीं किया. अब ये हाथ इसलिए सुपर इम्पोज कर गया क्योंकि ये हाथ टू डिमेंशनल क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट है, और हर टू डिमेंशनल ऑब्जेक्ट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ही रखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण. आगे देखेंगे. लेकिन सुपर इम्पोज करना और ये बोलते हैं सुपर इम्पोज नहीं करना. काइरल ऑब्जेक्ट का इमेज को किसी भी फॉर्म में ओरिजिनल पे सुपर इम्पोज नहीं कराया जा सकता. समझ में आ रहा है. ऑब्वियसली जब सुपर इम्पोज नहीं करा पा रहे हो तो जो उसका इमेज है वो डिफरेंट है. यू कैनॉट से दैट द इमेज इज आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल फॉर्म. बात समझ में आ रहा है. खैर, तो काइरल का मेन जो डेफिनेशन है कि उसका मिरर इमेज ओरिजिनल फॉर्म पे सुपर इम्पोज किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, देन इट विल बी कॉल्ड एज काइरल.
तो अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज हम ले लिए, मिरर इमेज लेकर उसके इमेज को उल्टा पुल्टा करके कैसे भी ओरिजिनल में हम बिठाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आइडेंटिकल ग्रुप आइडेंटिकल के साथ नहीं बैठ पा रहा, तो वो कायरल कहलाएगा। और वैसे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। समझ में आ रहा? अगर सुपर इम्पोज कर गया मतलब कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो द मॉलिक्यूल शुड बी कायरल। कायरल होना जरूरी है, तब जाकर ही वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब द वर्ड इज कायरल इज रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। कायरल वर्ड इज रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिकली 4 एलिमेंट होते हैं। सिमेट्री के बेसिकली 4 एलिमेंट होते हैं, या ऐसे समझो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में 4 प्रकार का सिमेट्री पाया जा सकता है। पहला, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम इन शॉर्ट पीओएस बोलेंगे। दूसरा कहलाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री दैट इज सीओएस। तीसरा कहलाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री दैट इज एओएस, एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री डबल एओएस। ये 4 प्रकार के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाए जा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी मॉलिक्यूल में। ये सिमेट्री के एलिमेंट है। ये अलग अलग टाइप का सिमेट्री हो सकता है किसी भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में। अब ध्यान देना कि इफ द ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल डज नॉट हैव, if the object or a molecule does not have क्या क्या, POS, COS and तीसरा double AOS, all 3, then it will be called as डिससिमेट्रिक ऑब्जेक्ट और कायरल। एक ऑब्जेक्ट कायरल कब होगा, एक मॉलिक्यूल कायरल कब होगा, या एक ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज सुपर इम्पोज कब नहीं करेगा, जब उसमें ना तो पीओएस हो, ना ही सीओएस हो और ना ही डबल एओएस हो। गौर से देखो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कायरलिटी। एक कायरल ऑब्जेक्ट में एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक ऑब्जेक्ट का कायरल होने के लिए उसमें 3 चीज नहीं होना चाहिए। इस तीनों में अगर एक भी हुआ तो वो अकायरल कहलाएगा। पीओएस नहीं होना चाहिए, सीओएस नहीं होना चाहिए और डबल एओएस नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों के तीनों एब्सेंट हैं, देन द ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड एज कायरल ऑब्जेक्ट। अगर तीनों में से कोई एक भी मौजूद रहा, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ कायरल ऑब्जेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट हैव एटलीस्ट वन ऑफ POS or COS or double AOS, then it will be called as a chiral object. एक मॉलिक्यूल का मिरर इमेज तब सुपर इम्पोज नहीं करेगा जब उसमें न तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री हो और ना ही डबल एओएस मौजूद हो। इन तीनों में से अगर एक भी अगर सिमेट्रिक एलिमेंट मौजूद रहा तो सुपर इम्पोज करेगा, या बोलो वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक कहलाएगा। और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ओके, एक और टर्म
if the molecule or the object again does not have POS, COS, AOS, double AOS, all four, then it is called asymmetric object. जिस मॉलिक्यूल में, जिस ऑब्जेक्ट में ये चारों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं पाए जाते, उसे एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि एसिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक दोनों का मतलब होता है नॉट सिमेट्रिक, लेकिन एक बारीक सा अंतर है एओएस के चक्कर में। सारे एसिमेट्रिक डिसिमेट्रिक होते हैं, लेकिन सारे डिसिमेट्रिक एसिमेट्रिक नहीं होते। जिसमें चारों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाता उसे हम लोग एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिसमें पीओएस, सीओएस और डबल एओएस नहीं पाया जाता वही डिसिमेट्रिक या कायरल ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो हम लोग ये जरूर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नोट कर लेना कि ऑल एसिमेट्रिक आर, all asymmetric are dissymmetric in nature. All asymmetric are dissymmetric in nature. All asymmetric are dissymmetric in nature. But the converse is not true. All dissymmetric cannot be asymmetric. खैर, हम लोग के टॉपिक में कायरल वर्ड से ज्यादा हम लोग लगाव रखते हैं, एसिमेट्रिक से कोई मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ डेफिनेशन एक बता दिए कि डिसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्या हो। हम लोग बस इतना ही ध्यान रखेंगे कि एक मॉलिक्यूल अगर सामने आया और हमसे पूछा गया कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, तो हम उसमें सिर्फ तीन चीज देखेंगे कि पीओएस है कि नहीं, सीओएस है कि नहीं और डबल एओएस है कि नहीं। अगर ये तीनों के तीनों नहीं है, द मॉलिक्यूल विल बी कायरल एंड कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। एक बात हम अभी से तुमको हम बता दे रहे, ऑल कायरल आर ऑप्टिकली एक्टिव, फॉल्स। अभी लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है 99% ट्रू है। 1% गड़बड़ कर देगा एक मॉलिक्यूल आकर, जो देखने में कायरल 100% होगा लेकिन वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अमीन फ्लिपिंग, जो हम लोग इस टॉपिक के बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के स्तर पे, अभी का जितना लेवल पे आप अपने दिमाग पे बिठा लो कि जब तक वो अमीन नहीं आएगा सामने, तब तक हमारे लिए हर कायरल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ में आ रहा है? एवरी कायरल ऑब्जेक्ट विल बी, एवरी कायरल मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन जब ट्रू फॉल्स का जब स्टेटमेंट आता है ना कि ट्रू है कि फॉल्स है, उसमें ऑल कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव फॉल्स हो जाएगा। वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। अभी के लिए मान के चलना कि सारे कायरल ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, तो ऑब्वियसली जो पहला टाइप का सवाल आएगा आपके सामने आएगा, विच ऑफ देम आर कायरल, विच ऑफ देम आर अकायरल, विच ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, विच ऑफ देम आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो उस मॉलिक्यूल में हम लोग को तीन चीज चेक करना पड़ेगा। तो उस तीनों चीज को हम लोग एक एक करके अलग अलग करके देखेंगे, उसको पूरा डिटेल में। पहला हेडिंग डालो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। Plane of symmetry, that plane which when passed, that plane which when passed through an object, that plane which when passed through an object
that plane which when passed through an object divides the object into two equal parts, divides the object into two equal parts, divides the object into two equal parts, mirror image of each other. Divides the object into two equal parts, mirror image of each other. Divides the object into two equal parts, mirror image of each other. एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल से पास कराओ या किसी ऑब्जेक्ट से पास कराओ तो वो उस मॉलिक्यूल को दो बराबर भाग में बांटे। सिर्फ दो बराबर भाग में बांटना ही कंडीशन नहीं है, वो दोनों बराबर भाग एक दूसरे के मिरर इमेज जरूर होने चाहिए। मतलब जो प्लेन आपने पास किया वो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करना चाहिए दोनों भागों के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो मिरर इमेज ऑफ ईच अदर होना जरूरी है। देन हम लोग बोल देंगे अगर ऐसा कोई एक भी प्लेन आपके दिमाग में आ गया मॉलिक्यूल को देखकर तो बोलेंगे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आगे बढ़ने के पहले एक और जनरल रूल याद रखो। हमें पता है कि मॉलिक्यूल में फ्री रोटेशन चलता है। अभी तो पढ़े कन्फॉर्मर, तरह तरह के कन्फॉर्मर बनते हैं। किसी भी एक कन्फॉर्मर में अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ गया, किसी भी एक कन्फॉर्मर में, होता तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कन्फॉर्मर हैज आइदर पीओएस और सीओएस और डबल एओएस, then the entire molecule will be termed achiral। समझ में आ रहा है ना? ये रूल याद रखिएगा कि अगर किसी भी एक कन्फॉर्मर में अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ गया इन तीनों में से तो वो पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग अकाइरल कह दे हैं। समझ में आ रहा? तो कभी कभी क्या होता है कि मॉलिक्यूल में घुमा फिरा के भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढना पड़ता है। अगर मिल गया प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूल में रोटेशन करा करा के कार्बन कार्बन के बॉन्ड के अबाउट तो हम लोग डिक्लेयर कर देंगे कि यार इसका ये कन्फॉर्मर में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ये मॉलिक्यूल जो है अकाइरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर? ओके, वेरी सिंपल। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अब काटना है बेटा मेंटली अब काटना है मॉलिक्यूल को। समझ में आ रहा है ना? हाथ ऐसे ऐसे चलना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। कहां देख के? सीलिंग देखते हुए। अपने दिमाग से मेंटली आपको मॉलिक्यूल, खैर हम तो सिंपल आपको डेफिनेशन समझा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं अगर ऐसे काट दिया तो दोनों भाग जो कट रहा है वो आपस में मिरर इमेज है, इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, नाउ विल इट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री? डेफिनेटली इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री इज दिस वन। अगर हम ऐसे इस मॉलिक्यूल को काट दिए तो दो भाग में बट रहा है और वो दोनों भाग मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ओके, बहुत ही सिंपल सा और बहुत तगड़ा मॉलिक्यूल हम ड्रॉ किए हैं। विल इट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री? यस सर, लुक्स लाइक कि हम लोग अगर ऐसे काट दें, दो बराबर भाग में कट रहा है लेकिन ये दोनों भाग मिरर इमेज नहीं है। यही बात ध्यान रखना है। यहां पे दोनों भाग कटा लेकिन जो प्लेन हमने पास किया क्या वो प्लेन मिरर इमेज की तरह बिहेव कर रहा है? नो, नॉट अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब तरह तरह का बात दिमाग में आएगा। अभी तुरंत दिमाग में आएगा कि सर ऐसे काटो, काट दिए, ले मिरर इमेज है। नहीं, हम इसको टू डायमेंशनल बोर्ड का प्लेन तो सब में लग रहा है, हम बोर्ड के प्लेन के अलावा ढूंढ रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या ये जो लाइन बनाई ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? सही सही बोलो, देखो सोच के बोलना है। नहीं है ना? इसका इमेज यहां थोड़ी आएगा। क्लियर? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कैसे भी काट ले, दो भाग में कभी नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है? इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सीलिंग फैन, स्पेलिंग क्या होता है सीलिंग फैन? CEILING। देखो ऊपर चल रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है
है। तो ऑब्वियसली पंखा का ऐसे ऐसे रहता है ना, 3 ब्लेड, 1 2 और ये 3, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अरे यार, अगर मैं ऐसे अगर काट दूं ऐसे, तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगा? कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अगर ये तीनों ब्लेड जो होते फ्लैट होते तो ही कहलाता। पंखा का ब्लेड कैसे रहता? समझ में आ रहा है? तीनों ऐसे रहता है ना। आइडियल माने फ्लैट करना। वाह रे आइडियल। ऑब्वियसली जो पंखा का ब्लेड होता है ऐसे होता है, और अगर आप उसको ऐसे बीचों बीच अगर काट रहे हो, जैसे इसी ब्लेड को अगर काट रहे हो, ये फ्लैट नहीं है, ऐसे उठा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये जो कटेगा वो आपस में मिरर इमेज, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। स्प्रिंग, प्लेन ऑफ सिमेट्री, स्प्रिंग, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ऐसे काटेंगे तो नहीं होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री हर वाइंड के बाद ना ये नीचे की ओर आता है, ऐसे आता है, ऐसे सर्कल थोड़ी रहता है यार, वो तो ऐसे नीचे की ओर आते चला जाता है। कहीं से भी काटो एक दूसरे का मिरर इमेज कभी नहीं बन पाएगा। हॉकी स्टिक, कुछ ऐसा ही रहता है ना। हॉकी स्टिक कैसा भी प्लेन मानो, कैसा भी, बोर्ड को भी प्लेन मान सकते हो इसमें। हम तो हॉकी स्टिक की बात कर रहे हैं। हॉकी स्टिक तुम्हारे सामने और तुमको देखना है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। हॉकी स्टिक में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्यों नहीं है? बिल्कुल सही बात। तो कुछ लोग बोलते हैं कि उस हॉकी स्टिक को सर बीचों बीच ऐसे चीर दो या फाड़ दो, बीचों बीच ऐसे पूरा 2 जे ऐसे काट दो, ऐसे हॉकी स्टिक को। हॉकी स्टिक सामने से फ्लैट रहता बेटा, पीछे से कर्व रहता है, दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं हो पाएंगे। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल है। हम लोग अब मॉलिक्यूल में आ जाते हैं। लेट अस कम टू द मॉलिक्यूल्स। ओके, सबसे पहले मान लो हम तुमसे बोले कि मीथेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, तो ऑब्वियसली मीथेन का स्ट्रक्चर हमको देखना पड़ेगा कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, टेट्राहेड्रल कार्बन, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, टेट्राहेड्रल कार्बन। जैसा कि मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दिस इज द रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कोई भी 2 बॉन्ड को एक प्लेन पे लाया जा सकता है या एक प्लेन पे माना जा सकता है। जैसे मान लो कि ये दोनों जो बॉन्ड है उसको हम एक प्लेन पे मान रहे, ऐसे अगर हम प्लेन पास करेंगे तो ये दोनों एक प्लेन पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर ये दोनों एक प्लेन पे आएगा तो बचा हुआ जो 2 बॉन्ड है, एक बिलो द प्लेन और एक अबव द प्लेन, लाल वाला बिलो द प्लेन, लाल वाला बिलो द प्लेन और ग्रीन वाला अबव द प्लेन, दिख रहा है मेरे को? और एक और बात गौर से देखो कि 2 बॉन्ड को, ये दोनों को मैंने ये प्लेन पे मान लिया, ये सामने वाला प्लेन पे, तो ये प्लेन बचे हुए जो 2 बॉन्ड है उनके एंगल को बाइसेक्ट करेगा। यही इंपॉर्टेंट बात है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में यू कंसिडर एनी 2 बॉन्ड ऑन द सेम प्लेन। जैसे ये दोनों को हम सेम प्लेन पे माने, और अगर ये प्लेन आगे बढ़ा तो ये दोनों बॉन्ड का एंगल को क्या करेगा? ऑब्वियसली बाइसेक्ट करेगा। तो टेट्राहेड्रल में दो बातें याद रखना कि कोई भी 2 बॉन्ड को एक प्लेन पे लाया जाता तो एक बॉन्ड बिलो द प्लेन चला जाता है और एक बॉन्ड अबव द प्लेन चला जाता है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यू कैन सेलेक्ट एनी 2 बॉन्ड ऑन द सेम प्लेन। कोई भी 2 बॉन्ड सेम प्लेन पे आएगा और उसके बाद वो प्लेन जब आगे बढ़ेगा तो बचे हुए 2 बॉन्ड के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। अगर हम ये दोनों को भी एक प्लेन पे मान लिए तो
तो ऑब्वियसली एक प्लेन पे मानने पे ये प्लेन जब आगे बढ़ रहा है तो ये दोनों के एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? एनी टू बॉन्ड कैन कम ऑन द सेम प्लेन एंड इफ दैट प्लेन passes then it will bisect the angle between the two bond left. Very simple. हर एटम को हम लोग स्फेरिकल शेप का मानते हैं, स्फीयर। हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम, ये सब स्फीयर है। अगर एक स्फीयर से प्लेन पास हुआ तो दो हेमीस्फीयर में कटेगा और वो दोनों हेमीस्फीयर मिरर इमेज होंगे। तो जो एटम प्लेन पे आ गया उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लेन में जो नहीं आया, जो बच गया, उसको चेक करो कि वो मिरर इमेज में ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नाउ टेल मी, मीथेन हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉट? मीथेन हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉट? तो हमको तो क्लियर कट यही दिख गया कि यार ये दोनों हाइड्रोजन और ये कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये तीनों एक प्लेन पे आ गए। ये प्लेन पे आ गए तो इन तीनों को छोड़ो। जब ये प्लेन आगे बढ़ा होगा तो इनके एंगल को क्या किया होगा, बाइसेक्ट किया होगा। एंड ऑब्वियसली ये दो हाइड्रोजन एटम है तो एक दूसरे के क्या हो गए, मिरर इमेज हो गए। जो दो हाइड्रोजन बच गया वो एक दूसरे के मिरर इमेज है। जो दो हाइड्रोजन बच गए वो एक दूसरे के क्या हो गए, मिरर इमेज। इसलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कितने हैं? हाउ मेनी पीओज इज प्रेजेंट इन मीथेन? हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन मीथेन? डेफिनेटली 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो छोटा सा गणित लगा के भी आप लोग कर सकते हो। आपको तो ये समझ में आ रहा होगा कि हर हाल में कार्बन तो प्लेन पे आएगा ही आएगा। हर हाल में कार्बन तो प्लेन पे ही आएगा, इसलिए कार्बन को छोड़ दो। अब 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन सिलेक्ट करने का तरीका, क्योंकि हर 2 हाइड्रोजन आते ही एक प्लेन बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 4 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन सिलेक्ट करने का तरीका 6 है। देयरफॉर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल इज 6। और अगर इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अगर तुम सबको एक कलर का मान लो, सबको एक कलर का मान लो, तो ऑब्वियसली ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, 3 दिख गया, ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा। तो देयर आर टोटल 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इफ ऑल द ग्रुप्स और एटम्स आर सेम लाइक मीथेन। ओके, मान लो हम बोले CH3Cl, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? CH3Cl में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? CH3Cl में प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो कोई एक भी अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब कि बोलेंगे है। CH3Cl में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, डेफिनेटली है। कैसे बता दिए? ये Cl, ये कार्बन और ये H को ले लो। Cl, कार्बन और H को ले लो एक प्लेन पे, तो जो प्लेन पे आ जाता है उसको बोले ना कि हेमिस्फीयर में कटता, उसका टेंशन नहीं है। जब ये प्लेन आगे बढ़ेगा तो ये दोनों के एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। और चूंकि दोनों ये हाइड्रोजन है इसलिए एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट? तो ऑब्वियसली Cl और कार्बन को आना जरूरी है। Cl को छोड़ दोगे तो Cl का इमेज कहां है? नहीं है। Cl का इमेज तो है नहीं, इसलिए Cl को और कार्बन को प्लेन पे लेना जरूरी है। 3 हाइड्रोजन को सिलेक्ट करने का तरीका एक एक का। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इज 3। ओके, CH2Cl2, CH2Cl2, हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट? CH2Cl2, हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट? तो ऑब्वियसली इस केस में हम लोग ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन को एक बार प्लेन पे ले लिए, प्लेन आगे बढ़ा, एंगल बाइसेक्ट किया, 2 Cl मिरर इमेज एक, और दूसरी बार में 2 Cl और एक कार्बन को ले लो, तो ये दोनों हाइड्रोजन के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मिरर इमेज। देयरफॉर द प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इज 2। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इज 2। CH2Cl-Br में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? 1। जब आप Cl, कार्बन और ब्रोमीन ये तीनों को एक प्लेन पे मान लें, तो जब ये प्लेन आगे बढ़ा होगा तो 2 हाइड्रोजन के बीच का एंगल को बाइसेक्ट किया होगा, है ना? और हाइड्रोजन मिरर इमेज, इट हैज 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो
तो अब इन तीनों एग्जाम्पल या चारों एग्जाम्पल में एक बात गौर करो कि जब कार्बन पे कम से कम दो चीज आइडेंटिकल अगर है, कम से कम दो चीज आइडेंटिकल है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री लग ही जाएगा। जैसे ये दोनों डिफरेंट थे, ये दो आइडेंटिकल था, प्लेन ऑफ सिमेट्री लग गया। लेकिन वही अगर हम कार्बन पे लगा दें, मान लो कार्बन इज बॉन्डेड टू ए बी डी ई, ए बी डी ई, विल इट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? आप कोई भी दो बॉन्ड को एक प्लेन पे मान लो, भले ही वो प्लेन एंगल को बाइसेक्ट करेगा, लेकिन दो ग्रुप आपको आइडेंटिकल मिल नहीं रहा है ताकि आप उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, ताकि उसको मिरर इमेज आप बता पाए। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और ऐसा कैटेगरी का ही मॉलिक्यूल हमारे लिए आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा कार्बन जिससे चारों ग्रुप जो जुड़े हुए हैं वो एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एनी टू डिमेंशनल मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट has a default plane of symmetry. That plane on which it is lying, और उसी प्लेन को हम लोग बोलते हैं स्लाइस कट प्लेन। कोई भी दो डिमेंशनल ऑब्जेक्ट हो, या दो डिमेंशनल टू डिमेंशनल ऑब्जेक्ट या टू डिमेंशनल मॉलिक्यूल हो, उसमें डिफॉल्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद रहता है। कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री? जिस प्लेन पे वो लाई कर रहा है वही उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और उसे हम लोग कहते हैं स्लाइस कट। स्लाइस कट जैसे हम लोग ब्रेड का स्लाइस बनाते हैं वैसे ही इमेजिन करते हैं। जैसे मान लो ये कॉपी देना, मान लो कि ये एक टू डिमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये टू डिमेंशनल ऑब्जेक्ट है, हमको चेक करना है कि इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। हम क्या लिखा है? जिस प्लेन पे वो अलाई कर रहा है वही प्लेन उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आप थोड़ी देर के लिए ऐसे इमेजिन करना कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे ऐसे करके स्लाइस कर दिया, तो जब स्लाइस कर दिया तो ये दो स्लाइस में कटेगा, और ये दोनों स्लाइस क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे ही होंगे। इसलिए जिस प्लेन पे वो अलाई करता है उसी प्लेन को हम लोग स्लाइस कट प्लेन बोलते हैं, और वो प्लेन को हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल देते हैं, स्लाइस कट। ओके, जैसे मान लो हम तुमसे बोले कि CH3CCH डबल बॉन्डेड CCH3H, विल इट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री? यस। एक तो आपको क्लियर कट प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा होगा कि मॉलिक्यूल को ऐसे काट दीजिए सर, दो भाग में कट जाएगा, बिल्कुल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। यस और नो? एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गया। कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें होंगे? ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। अगर ये प्लेनर मॉलिक्यूल है तो डेफिनेटली जिस प्लेन पे वो लाई कर रहा है वो भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, दैट इज स्लाइस कट। अब यहां पे स्लाइस कट को कैसे समझेंगे? देखो, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, यहां पे एक कार्बन है, यहां भी एक कार्बन है, लेकिन ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका दो बॉन्ड तो होगा एक प्लेन पे, बाकी का एक बॉन्ड होगा बिलो द प्लेन और एक बॉन्ड होगा अबव द प्लेन। यहां पर भी इसके दो बॉन्ड होंगे प्लेन पे, एक बॉन्ड बिलो द प्लेन और एक बॉन्ड अबव द प्लेन। फिलहाल इस मॉलिक्यूल के कितने एटम बोर्ड पे लाई कर रहे? बोर्ड पे लाई कर रहे, एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब इस बोर्ड को ही मान ले कि ये मॉलिक्यूल से पास कर गया, तो ये जितने स्फीयर मैंने बनाए वो सारे हेमिस्फीयर में कटेंगे, उनका स्लाइसिंग होगा। और ऑब्वियसली अगर ये बोर्ड पास हो गया तो इन दोनों के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज, यहां भी दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज, दैट प्लेन विल बी कॉल्ड एज स्लाइस कट प्लेन। द टोटल नंबर ऑफ POS पॉसिबल इज हियर 2। CH3 CH डबल बॉन्डेड CH CH3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं?
है, कितने हैं? मात्र एक, और वो भी कौन सा? स्लाइस कट। स्लाइस कट कभी मत भूलना, प्लेनर ज्योमेट्री, प्लेनर मॉलिक्यूल, इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड दैट इज 1। अब एक मैं इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालने जा रहा हूं, वो कंक्लूजन को तुम सोच के ध्यान से समझ लो। पहले इस कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ था? मिथाइल। एक्चुअली मिथाइल के साथ स्लाइसिंग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ही। मैंने मिथाइल से जब वो प्लेन पास किया तो मिथाइल को दो भाग में काटा, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। यस और नो? तो क्यों ना हम मिथाइल को भी एक स्फीयर मान लें, क्या दिक्कत है? या ऐसे सोचो कि एक ग्रुप से जब प्लेन पास कर जाता है, वो ग्रुप दो बराबर भाग में कटता ही कटता है। मान लो मिथाइल के बदले हम इथाइल इमेजिन कर रहे, इथाइल CH2 CH3, और ये बोर्ड ही वो प्लेन है जो पास कर रहा है। तो देखो इसको हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। C, कार्बन के दो बॉन्ड एक ही प्लेन पे, एक बॉन्ड बिलो और एक बॉन्ड एबव, ये हो गया CH2, और CH3 एक H ऐसे कर दिए, इसके भी दो बॉन्ड ऑन द प्लेन आ गए, एक H नीचे और एक H ऊपर। अब अगर ये बोर्ड पास करेगा तो ये सब तो कटेगा ही कटेगा, और जब ये बोर्ड पास करेगा तो इन दोनों के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, इन दोनों के भी एंगल को बाइसेक्ट करेगा। करना ही करना है। तो क्या ये इथाइल के साथ स्लाइसिंग नहीं हुआ क्या? प्रोपाइल ले लेंगे तब भी स्लाइसिंग होगा, ब्यूटाइल ले लेंगे स्लाइसिंग होगा, कोई भी अल्काइल ले लेंगे उसके साथ स्लाइसिंग होगा। तो एक बात कंक्लूजन में ये आपको बताना चाह रहा हूं, जिस ग्रुप से प्लेन पास कर गया वो ग्रुप का स्लाइस कट हो ही जाता है। उस ग्रुप को आप स्फीयर मान लो, दो भाग में कट गया मान लो। जो चीज प्लेन पे आ गया उसके बारे में नहीं सोचना है, वो तो आधा आधा कट ही गया। जो बच गया उसको चेक करना कि मिरर इमेज है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है? आखिर जब ये बोर्ड पास किया था तो मिथाइल भी कट रहा है, इथाइल भी कट रहा है, कोई भी, माने एक प्लेन जब पास कर रहा है एक बड़े से ग्रुप से, वो भी तो कट ही रहा है। तो कंक्लूजन ये है कि जब भी कोई प्लेन किसी ग्रुप से पास कर जाए तो वो ग्रुप का स्लाइस कट हो ही जाता है। जो बच गया प्लेन के अलावा इधर और इधर, वो चेक करना कि मिरर इमेज है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, बेंजीन, पहले बेंजीन, कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेंजीन में? हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री बेंजीन हैज? एक दिख रहा। इनफाइनाइट। तू तो एकदम मैंने गड़बड़ कर दे रहा था। 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब काट, 8वां काटो। आठवां कटेगा? हाँ सर। किसमें? यहां पे। अरे काटो। आज घर जाके आईना के सामने खड़ा होना है 5 मिनट सबको। आईना के सामने खड़ा होना और देखना कि लैटरल, क्या बोलते हैं उसको, लैटरल इन्वर्जन किसे कहते हैं। काट दिए, तुम जैसे बोला वैसे काट दिए। अब इसका इमेज, माने सर का इमेज पांव पे, अबे इसका इमेज तो यहां आना चाहिए ना, यहां कैसे? समझ में आ रहा है? हम ऐसे ही बोलते रहेंगे, उसके लिए आप लोगों को चिंता करने वाली बात नहीं कि आप अपना डाउट पूछते रहना। ऐसे ऐसे आते हैं, दिमाग में आता है, देखने में लग रहा है सर ऐसे काटो ऐसे काटो। हाँ, कार्बन यहां पे बोल रहे हो? हाँ, ये कार्बन पे CH3 कहां है? हाँ,
अच्छा, ये मिथाइल की बात कर रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तीन हाइड्रोजन है इसके पास। बोलो। हाँ 100% कर दो, थोड़ा सा ऐसा। अभी रुकना, हम कर दे रहे। मान लो रोटेशन के कारण एक ऊपर उठ गया और ये दो नीचे घुस गए, ठीक है? अभी नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री, अभी नहीं है। लेकिन हम रूल क्या बताए? एक भी कन्फॉर्मर में लगा पीओएस तो पूरे मॉलिक्यूल में पीओएस है। घुमाओ इसको, तब तक घुमाओ जब तक कि तुमको पीओएस ना मिले। पूरा 360 पे घुमा लिए, नहीं मिला, नहीं है पीओएस। लेकिन घूमते हुए एक ना एक वक्त पे ये ऐसे आएगा, और जिस वक्त आएगा उसी वक्त स्लाइस कट लग जाएगा। इफ एनी ऑफ द कन्फॉर्मर हैज अ पीओएस, देन द मॉलिक्यूल हैज अ पीओएस। If any conformer has a dipole moment, then the molecule has a dipole moment. है कि नहीं? CH3Cl वाला पहले बताए थे। हाँ, इसका मतलब जब उससे पोलैरिमीटर से पास करेंगे वो 0 डिग्री आएगा रोटेशन। 100%। ठीक है, क्योंकि आप बोल रहे हैं सिमेट्री है तो जिधर इधर मोड़ेगा उतना इधर मोड़ेगा। हाँ हाँ। लेकिन क्लोरीन के ऊपर लोन पे है तो उससे डिफ्लेक्शन अलग से नहीं होगा इलेक्ट्रॉन के साथ, तो फिर वो उसको आएगा। अरे यार, हम तो मॉलिक्यूल का नेट इफेक्ट देख रहे हैं। आधा कार्बन, आधा क्लोरीन और बाकी के हाइड्रोजन, इसका इफेक्ट विल बी कैंसल्ड बाई आधा क्लोरीन, फिर आधा कार्बन और बाकी के हाइड्रोजन। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? कि उसमें आधा आधा भाग है जो बिल्कुल बराबर है, और वो पूरे आधे भाग का इफेक्ट बाकी का आधा भाग कैंसिल कर दे रहा है। ओके, बेंजीन पे 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री आप लोग निकाल लिए। जरा टॉल्विन पे बताना। टॉल्विन पे कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री? टॉल्विन पे कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री? ये बताया ना कि अगर प्लेन कोई ग्रुप से पास कर गया तो वो ग्रुप आधा आधा कटता ही है, टेंशन मत लेना। जैसे मान लो हम ऐसे सोचे, ऐसे सोचने के लिए मेरे को मिथाइल को बार बार ड्रॉ नहीं करना है, सीधे बोलेंगे एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन पास कर गया मिथाइल से, मिथाइल कट गया होगा आधा आधा, भूल जाओ। और एक हम ऐसे काटेंगे स्लाइस कट, तो एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। द टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हियर इज 2। डायरेक्ट मिरर इमेज, वो तो पूरे मॉलिक्यूल का। हम तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो पास कर रहे हैं ना, जो प्लेन काटा 2 भाग में और दोनों भाग मिरर इमेज होने चाहिए। ये नहीं कि भाग को अलग अलग कर लिए। अच्छा, मॉलिक्यूल को आधा आधा काट दोगे पूरा? मॉलिक्यूल तो जैसे था वैसे ही है, हमको उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है ना। तो हम कैसे इमेजिन कर लें कि मॉलिक्यूल को हम आधा आधा काट के अलग अलग कर लिए, उसके बाद फिर पलट उलट के आधा आधा पार्ट को मिरर इमेज कर रहे हैं? ऐसे थोड़ी बोल। हाथ तो पूरा मॉलिक्यूल है। हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल? है कि नहीं है पीओएस? है। कौन सा है? वर्टिकल। समझ में आ रहा है?
इसके ठीक नीचे क्या मौजूद है? हाइड्रोजन। तो जैसे मिथाइल आधा आधा कटेगा ना, वैसे ही हाइड्रोजन भी ठीक आधा आधा कट जाएगा। मिथाइल और हाइड्रोजन बिल्कुल ऐसे है, एक ऊपर मिथाइल और नीचे ठीक हाइड्रोजन। तो जब प्लेन पास करोगे तो मिथाइल भी कटेगा और नीचे जो हाइड्रोजन बचा हुआ है वो भी कटेगा और पूरा मॉलिक्यूल आधा आधा कट जाएगा। दिस विल बी द प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओनली वन। क्या इसमें स्लाइस कट लगाएंगे? और एक और बात ध्यान रखना, ऑल रिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी प्लेनर। साइक्लोहेक्सेन को क्या मानोगे? प्लेनर। स्लाइस कट है कि नहीं इसमें? क्यों नहीं है स्लाइस कट इसमें? क्यों नहीं है स्लाइस कट? ओके, इस मॉलिक्यूल के पहले मेरे को ये बता, इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री? कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री? 7। जैसा बेंजीन वैसा ये स्लाइस कट यहां लग गया। क्यों लग गया? जबकि हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे था। समझ में आ रहा? इसलिए लग गया कि स्लाइस कट करेंगे तो भले ये दोनों बॉन्ड स्लाइस कट प्लेन पे नहीं आएगा, लेकिन उनके एंगल को बाइसेक्ट होगा और दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। यहां पे स्लाइस कट क्यों नहीं लग रहा है? कहां गड़बड़ हो रहा है कि अगर हम स्लाइस कट करेंगे तो ये सब कार्बन पे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिरर इमेज होगा, लेकिन इस कार्बन पे एक मिथाइल अगर है तो एक हाइड्रोजन है, ये एंगल बाइसेक्ट होगा, लेकिन मिथाइल और एच आपस में मिरर इमेज नहीं है। समझ में आ रहा है? अगले में कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री? 2। एक, मात्र एक। इसमें कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री? हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? 0। कैसे? ऐसे काट दिए तो यहां का इमेज, ऊपर वाले का इमेज ऊपर आना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, इसलिए इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नो पीओएस। इट हैज पीओएस। हाउ मेनी पीओएस? हाउ मेनी पीओएस? तो यहां का ट्रांस और यहां का ट्रांस में अंतर है। यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अरे चाहे मिथाइल नीचे रहे या ऊपर रहे, प्लेन पास किया तो कटेगा ही कटेगा आधा आधा। यहां ऊपर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी कट गया, इसके नीचे हाइड्रोजन है, वो भी कट गया, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्लियर? क्लियर? C डबल बॉन्डेड C। अब आते क्यूमलिन। A B हटा, A इधर भी A इधर भी A। प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब GI मत बोल, GI है नहीं है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री। कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री? 3। पहला चीज, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इवन नंबर होने से ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो ही नहीं सकता। अब अगर हम इस मॉलिक्यूल का स्लाइस कट करें, ये पूरा यहां से यहां तक स्लाइसिंग हुआ, ये प्लेन जब आगे बढ़ेगा तो इन दोनों का एंगल को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा और दोनों सेम होने के कारण मिरर इमेज। तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर एक प्लेन हम ऐसे पास करें, ये दोनों प्लेन पे आ जाएंगे, भले अलग अलग दिखाया हुआ लेकिन है तो एक के ऊपर एक। ऐसे ये दोनों एक प्लेन पे आ गया, आगे बढ़ा तो इन दोनों का एंगल को बाइसेक्ट किया, ये दोनों मिरर इमेज। इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। 2 A double bonded C D E. Will it have a plane of symmetry? Will it have a plane of symmetry? Yes sir. How many plane of symmetry? Only one. और वो भी कौन सा? कि अगर ये तीनों एक प्लेन पे है तो ये बिलो द प्लेन, और ये अगर हम ऐसे प्लेन को पास करें तो DE कार्बन सब स्लाइस कट हो गया, आधा आधा कट गया, आगे बढ़ा, एंगल बाइसेक्ट हुआ, A और A मिरर इमेज। वन प्लेन ऑफ सिमेट्री। C डबल बॉन्डेड C A B। प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या?
प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या? ऐसे काट दें? नहीं ना, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सबको समझ में आ रहा? क्लियर? अरे जो दो यहां पर बताए थे वही दो इमेजिन करना यहां पर। ये स्लाइस करोगे तो ये एंगल बाइसेक्ट होगा, क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे है। ये एंगल जरूर बाइसेक्ट होगा, लेकिन ए बी अलग अलग हो जाने के कारण नो पीओएस। ऐसे भी अगर काटे तो ए बी आ गया प्लेन पे, आगे बढ़े तो यहां पे दोनों मिरर इमेज नहीं है, नो पीओएस। तो क्या कंक्लूजन निकाला जाए यहां पर? क्यूमुलिन में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, क्यूमुलिन में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और दोनों टर्मिनल एटम पे डिफरेंट ग्रुपिंग, डज नॉट हैव पीओएस। एक भी टर्मिनल एटम पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग, इट विल हैव पीओएस। समझ में आ रहा है? अपने लैंग्वेज में लिख लोगे। टर्मिनल एटम किसको बोल रहे? इसको बोल रहे। तो ये इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का केस है। मान लो ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इधर लगाए ए, इधर लगाए बी, इधर लगाए डी, इधर लगाए ई, ले प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन क्यूमुलिन, ऑड में, तो भले तुम चारों ग्रुप अलग अलग लगा दो, कुछ भी कर लो, स्लाइस कट तो कम से कम लग जाएगा, क्योंकि ऑड में मुझे पता है कि मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाता है। ये चारों बॉन्ड एक प्लेन पे, स्लाइस कट, इट विल हैव पीओएस एटलीस्ट वन। तो कंक्लूजन इज दैट इफ द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन अ क्यूमुलिन इज ऑड, इट विल डेफिनेटली हैव पीओएस, एंड इफ द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इवन, तो कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कि कम से कम एक कार्बन पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग हो गया तो पीओएस होगा, और अगर दोनों कार्बन पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग अगर नहीं है तो पीओएस नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर? क्लियर? चलो अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।